ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर नहीं है, किसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर हमारी ये एक टॉक नहीं है। ये आपको एसएसटी के सिलेबस के बारे रिगार्डिंग मैं आपको बताने के लिए कि भी किस तरीके से हमारा कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से हम कवर करेंगे, क्या मैप स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, तो उनको एक बार ब्रीफ आइडिया हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये कुछ बच्चों की इसमें रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से, और मुझे भी लगा कि ये जरूरी है, क्योंकि जब एकदम हम नई क्लास में जब हम जाते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में आप देख रहे होगे ओ माय गॉड ये तो 28-30 के आसपास या ज्यादा है, और एक्चुअल में वो उतने जो है आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो उससे पहले आज क्योंकि फर्स्ट में है, तो मैं आपको सब हैप्पी इंटरनेशनल लेबर डे और या इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो आज के दिन लेबर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में आज ही के दिन किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट लेबर डे ऑन 1 में। तो अब क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो जो हस्बैंड्स हैं तो वो भी बड़े एक मतलब धूमधाम से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब काफी उनको काम करना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई तो हैप्पी लेबर डे फॉर द न्यू लेबर्स ऑफ बिकॉज ऑफ कोरोना। तो एनीवे, तो लेबर डे। एंड नाउ हम देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, हमारे पास 4 बुक्स हैं, है ना। और मैं साथ में आपको क्विक एक ये भी बताना चाहता हूँ, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री इज यस हीरोडोटस। हीरो, हर एक मूवी में एक हीरो होता है, फिर डॉट एंड देन अस, वी का पैसिव अस, हीरोडोटस। इन्होंने जो बुक लिखी थी दैट वाज हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। हीरोडोटस जो है, इन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी थी, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, राइट। तो हम जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देन ज्योग्राफी, है ना। आई होप यू नो कि द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज, जैसे हम कहते हैं कि अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी का एरा चल रहा है, यानी उनका एक एरा, उनका एक युग चल रहा है, अकबर एरा एंड खलजीज एरा, तो एरा। और फिर हम, हमारी मम्मी घर पे ब्रेड के साथ जो है टोस्ट भी बनाते हैं। हमारी मम्मा ब्रेड से, ब्रेड स्लाइस या ब्रेड पिज्जा या काफी चीजें बनती हैं ब्रेड से। तो ब्रेड से जो टोस्ट बनता है ना, राइट। तो एक तो हमें क्या देखना है, एरा। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरीके से, शायद ये क्लास का एक एनवायरमेंट होता है, एरा। हमने क्या किया, एरा, युग। फिर हमने क्या किया, मम्मी ने जो बनाया हमारे लिए, टोस्ट, है ना। और फिर मुर्गी का प्लूरल, मुर्गियां, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेंस। तो द फादर ऑफ ज्योग्राफी जो इंटरनेशनली जिनको माना जाता है वो है एरा टोस्ट हेंस। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, FAT दैट इज फैट, HER दैट इज हर, कंबाइन देम दैट विल बी यस फादर, नॉट फैटर। लेकिन काफी बच्चे इसको फैटर बोलते हैं, इवन मैं भी जब मैंने पहली बार किया था तो फैटर निकलता है। तो ऐसी T और H यहाँ पे मिल रहा है, तो एराटोस्थेंस, है ना, एराटोस्थेंस। तो इसकी हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इट में बी डिफर, लेकिन आपको स्पेलिंग और उसका जो गुड जो उसका स्पेलिंग है वो आपको आई थिंक समझ में आ गई, एराटोस्थेंस। इन्होंने ज्योग्राफी का बुक लिखी थी, और ये सिर्फ एक ज्योग्राफर नहीं थे, ये एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने हमारी जो अर्थ की सरकमफ्रेंसेस है, हमारी जो लॉन्गिट्यूड, लैंडिट्यूड्स, और इसको पूरे जोन्स में जो हमारी पूरे अर्थ को इन्होंने डिवाइड किया था। तो ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, वर्सेटाइल पर्सनालिटी। वर्सेटाइल होता है जो अलग अलग फील्ड्स में दक्ष होता है, राइट, वर्सेटाइल। तो जो एराटोस्थेंस है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ज्योग्राफी का, एंड ही इज नॉन एज द फादर ऑफ geography. And who is known as the father of Indian geography? That's James Rennell. James Rennell. आपने 8th में पढ़ा होगा ये, आई होप। इंडिया के जो फादर हैं, जेम्स, RENNEL, जेम्स रेनल, इंडियन ज्योग्राफी फादर, राइट। ओके, तो हमने देखा कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हीरोडोटस। उन्होंने कौन सी बुक लिखी, हिस्टोरिका। फिर हमने देखा हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज एराटोस्थेंस। उन्होंने कौन सी बुक लिखी, ज्योग्राफी का, राइट। उन्होंने हिस्टोरिका और इन्होंने ज्योग्राफी का। फिर हम सिविक्स पे आते हैं। सिविक्स आप जानते हो आगे जाके 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, 2 क्या कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो इसलिए हम इसका एज सच किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी सिविक्स के जो फादर हैं, जो अलग अलग उसमें माना जाता है, तो वो है दैट इज एरिस्टोटल। और ये जो एरिस्टोटल है, ये
जो बायोलॉजी है उसके भी फादर कंसिडर किए जाते हैं, राइट। तो सिविक्स के फादर आप किसको अभी के लिए, और बायोलॉजी, दो चीजें आपको यहाँ पे याद हो गई है। तो दैट इज किसको माना जाता है, एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु जिसको बोला जाता है। और अरस्तु कौन थे वो मैं कोशिश करता हूं आपको इसके बाद बताने की, नहीं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं अगली वीडियो बना रहा हूं उसमें आई टेल यू हु वाज अरस्तु। तो सिविक्स के फादर कौन हो गए, एरिस्टोटल, अरस्तु, राइट। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी आप जानते हैं कि अगर हम देखें चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र लिखी थी तो उनको भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे काफी लोगों ने, क्योंकि इकोनॉमिक के आधार पर ही हमारा समाज का निर्माण हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम रहा है, तो हम किसी एक को नहीं कह पाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एज किसको माना जाता है, दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे वो स्कॉटलैंड के थे, राइट। तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का ही एक पार्ट है। तो अगली जो वीडियो मैं आपको, जिसमें मैं एरिस्टोटल के बारे में बताऊंगा, उसी में ही मैं आपको साथ में यूके और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों हम उनको ग्रेट ब्रिटेन और यूके और अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी दैट वाज द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि सब वेल्थ यानी पैसा, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। तो इकोनॉमिक्स के फादर किसको माना जाता है, एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये तो हमने फादर्स देखे, ओके। अब हम देखते हैं चैप्टर्स। तो जब हम हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब यूरोप जो है वो एक एपिसेंटर माना गया है। यूरोप में आप देखेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, सबसे पहले वहां टेक्नोलॉजी आई, तभी वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। जो भी हमने रिसोर्सेज डेवलपमेंट में देखा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का रोल है टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज और टू डेवलप फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, और कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, फिर ये जो इंग्लैंड और ये वाला जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अगले में बता रहा हूँ, ये भी आपका उसी का एक टॉपिक भी है, राइट। तो ये एक क्लियर आपको होना जरूरी है, और ये एक इट इज समथिंग गुड टू अंडरस्टैंड। तो फिर है नेशनलिज्म इंडिया। तो हम नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के बाद फिर हम उसी चीज को कंपेयर करेंगे इंडिया में। तो नेशनलिज्म जो हमारे 7 लाख से ज्यादा जो हमारे शहीदों ने जो शहादत दी, उसके बाद जो हमें आजादी मिली है, तो उनके बारे में एज अ होल तो नहीं, लेकिन हम सिर्फ 30 इयर्स के टाइम पीरियड को यहाँ पे पढ़ेंगे। और मेनली हम गांधी और गांधी से रिलेटेड जो दो उन्होंने सबसे बड़े मूवमेंट्स किए थे, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके बारे में ही बेसिकली हम पढ़ेंगे। और उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अपना सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ, अपनी काफी कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तब हमें ये आजादी मिली। तो इट्स अ फंटास्टिक चैप्टर फॉर यू। देन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आप देखेंगे कि मैंने कुछ इसमें ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं। जो ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं इसका मतलब ये आपके पीरियोडिक जो एग्जाम, इंटरनल एग्जाम होंगे उसी में आएगा, ये फाइनल में नहीं आएगा, राइट। तो आप इस तरीके से देखेंगे हिस्ट्री में 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके, ज्योग्राफी में 5 आ रहे हैं, सिविक्स में 5 आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में 4 आ रहे हैं। तो टोटल जो आपके चैप्टर है दैट इज 18, राइट, 18 चैप्टर है। तो द एज ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है ये हम देखेंगे, हम इसमें या इसमें से कोई भी एक हम कर सकते हैं। तो ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि पूरे जो हमारी पृथ्वी है उसको हमने एक विलेज, कैसे उसका ग्लोबलाइजेशन या इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से चीजें एक जगह से दूसरी जगह को इजीली कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अगली है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मेरी कोशिश ये है कि इस बार हम ये वाला चैप्टर करेंगे, क्योंकि इससे एक तो आपको ये वाला जो आपका इंडस्ट्री चैप्टर है ये भी कहीं ना कहीं आपका बेस बनेगा, और साथ में आपका ये इकोनॉमिक्स में कनेक्ट करेगा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। वो इसलिए हम इस बार, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि सर ये करना है या दोनों करने, तो वी विल डू अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसमें हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज हुआ, कैसे क्या क्या समस्याएं आई, क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, राइट, उन सबको हम देखेंगे। इट्स ऑल्सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर हम देखेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो हम अभी तक एग्जाम दे रहे हैं, ये जो कागज है, ये जो प्रिंट है, ये सारी टेक्नोलॉजी, कौन था वो बंदा जिसने ये सब स्टार्ट किया, कैसे ये धीरे धीरे डेवलप हुई, तो इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हमारे जो एग्जाम हम जो अभी रिटर्न प्रिंट में दे रहे हैं, तो उसके पीछे का जो कारण है उसको हम जानेंगे। हम 10वीं में ही हम सारी जो हमें अपनी दुश्मनी है वो निकाल लेंगे उससे। तो प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आप कर चुके हैं। 2nd और 3rd चैप्टर आपका सिर्फ इंटरनल के लिए है। 4th है आपका एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर। फिर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज।
आप देखेंगे लगभग हर एक में रिसोर्सेज का ही ज्यादा यूज हुआ है या फिर प्लूरल में आई है चीजें। तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के बारे में हम देखेंगे, उसमें अगेन लैंड सॉइल, वही जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा उसमें। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की कौन कौन सी मिनरल्स हमारे इंडिया में मिलती हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी बेल्ट्स में वो मिलती हैं, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन सब चीजों को हम देखेंगे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फिर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होना, तो कहाँ कहाँ पर मेन मेन इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, उसके पीछे का इतिहास भी हम, ज्योग्राफी उसकी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट है लाइफ लाइन्स ऑफ इन नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन आपको पता है कि लाइफ लाइन कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी रोड है, जो अगर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है तो यानी कि हमारी जो लाइफ लाइन है वो उतनी ही सुदृढ़ है, मजबूत है। तो एयर के थ्रू या थ्रू पाइपलाइंस, तो किस तरीके से हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, राइट, तो उसको हम लाइफ लाइन कह रहे हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू पोर्ट और थ्रू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और नेशनल एयरपोर्ट्स, राइट। तो एयर, लैंड एंड वाटर तीनों को हम इसमें समझेंगे एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिर हम सिविक्स में देखेंगे। सिविक्स आपको पता है कि बेटा बड़ा ही डायनामिक एक सब्जेक्ट है, इसमें काफी चेंजेस होते रहते हैं, तो हम लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग, जैसे आप स्कूल का एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से एक प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के बाद फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर पीजीटीज होते हैं, फिर टीजीटीज होते हैं, फिर पीआरटी होते हैं, फिर लाइब्रेरी का अलग उनको पावर होती है, जो कंप्यूटर लैब होता है उनकी अलग, केमिस्ट्री लैब अलग। तो पावर को क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। तो पावर शेयर करने के क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, कौन सी कंट्रीज में इसको किया गया और कौन सी में इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहने वाला है आपके लिए। तो दिस इज पावर शेयरिंग। वी विल टूर फ्रॉम इंडिया टू मेनी अदर कंट्रीज, है ना, व्हेन वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दोज कंट्री। तो पावर शेयरिंग ना, पावर को शेयर करना। देन फेडरलिज्म, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं, वो चाहे 6th के हो चाहे 8th के हो, आई नो यू विल अंडरस्टैंड कि फेडरलिज्म क्या होता है ना। फेडरलिज्म की वैसे डेफिनेशन क्या होती है, एक टाइप की गवर्नमेंट, एक टाइप की गवर्नमेंट कहाँ होगी, या तो डिक्टेटर होगा वहां पे। तो एक टाइप की गवर्नमेंट से ज्यादा, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, एन नंबर ऑफ, तो वो पावर शेयरिंग होती जा रही है, तो वो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। लेकिन एक से ज्यादा होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन। तो हमारे इंडिया में लकीली वी हैव 3 लेवल्स, है ना, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। लोकल दैट इज पंचायती राज, है ना, 6th में भी आपने इसको पढ़ा। तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, जो ये हमारा जो वर्टिकली हम जो देख रहे हैं, राइट। तो दिस इज फेडरलिज्म। फिर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपकी नहीं आएगा, राइट। 3rd, 5th एंड 8th, ये 3 चैप्टर आपके सिविक्स में फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तो 4th क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो अगर हम पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल, है ना। अगर हम उसके आगे चलते हैं फिर क्या होगा, देन वी विल रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे ज्यादा तो नहीं। उसके बाद जब हम कास्ट में घुस जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो इनको हम समझेंगे। पॉलिटिक्स में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, राइट, किस तरीके से इसको जो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, इन सब चीजों को हम समझेंगे। उसके बाद जो आपका है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी जो भी आपके पास अभी बुक्स होंगी उसमें, क्योंकि वो पुरानी प्रिंटेड है, तो 2014 का डाटा उठाया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल पार्टीज थी वो 6 थी। लेकिन अभी करंट 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें जो टोटल नेशनल पार्टीज हैं दैट आर 8, राइट। तो 8 नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है, किस तरीके से मतलब इनके इलेक्शंस होते हैं, तो इस सारी चीजों को, कितनी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी, उनके क्या सिंबल्स हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। तो इसमें हम पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो अपना वेस्ट बंगाल वाली कौन सी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तो इनके बारे में हम देखेंगे, या शिरोमणि अकाली दल पंजाब में। फिर हम देखेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। देखो हम 6th, 7th, 8th, 9th तक हम डेमोक्रेसी का फीचर, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट क्या है, डेमोक्रेसी का ये क्या है, डेमोक्रेसी का वो क्या है। 10th में आके हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के आउटकम क्या है, यानी कि अब वो जो भी हमने पढ़ा है उसके आउटकम क्या है, तो वो हम इसमें जानने वाले हैं, डेमोक्रेसी के आउटकम। लास्ट चैप्टर आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, आपके फाइनल में नहीं आएगा लेकिन ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसमें जब आउटकम निकल जाएंगे तो यानी कि वही चैलेंजेस हैं, तो उनको किस तरीके से करना है, लेकिन हम इसको एज ऑफ नाउ आपके फाइनल में नहीं आएगा। फिर हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट का डेवलपमेंट वाले का, जिसमें एसपी एंड डॉक्टर, है ना,
SPN डॉक्टर, तो डेवलपमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे क्या होती है ना। मेरी डेवलपमेंट क्या है कि मैं अपने बच्चों को समझाने में कामयाब रहूं, तो दैट इज डेवलपमेंट फॉर मी, राइट। किसी और के लिए मान लो कोई गरीब है तो उसको अगर वो चाहता है, अगर उसके पास रिक्शा है तो उसके पास ऑटो रिक्शा हो जाए, या तो हर एक की अलग अलग डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट्स क्या है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। तो ऐसे ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरी डेवलपमेंट दूसरे की डेवलपमेंट नहीं, वो उसके लिए नुकसानदायक होती है, राइट। तो वो कैसे कन्फ्लिक्शन होती है, तो ये डेवलपमेंट्स के बारे में हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे, और इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, किस तरीके से ये इस चीज को हम पढ़ेंगे। फिर आपका है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब जहां पे भी बोला जाए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आपके 8th में भी ये चैप्टर है ज्योग्राफी में, तो उसमें मैंने समझाने की कोशिश की थी कि जब भी बोला जाए आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वो हमेशा 3 भागों में होता है। वैसे 4 है, लेकिन आपकी बुक में 3 है, तो हम 3 ही को ही करेंगे, चौथा कुछ खास नहीं है, वो जो हमारा IT सिस्टम है उसको ही वो बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, दैट इज प्राइमरी ना, आई होप यू रिमेंबर, जो हम नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वन इज सेकेंडरी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर देते हैं, यानी इंडस्ट्री में उसका जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसका जो नया आउटकम जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज सेकेंडरी, यानी कि कुछ काम हो रहा है उसके साथ, प्रोसेसिंग हो रही है। फिर अब ये दोनों होने के बाद, प्राइमरी और सेकेंडरी समझने के बाद, अब जो सर्विसेज, जैसे मैं आपके साथ, मैं आपको क्या कुछ बेच नहीं रहा हूँ, आम नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको अमरूद नहीं बेच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ये जो सर्विस या जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, या जो हमारे घर पे जो सब्जी बेचने वाले आते हैं जो हमें वहीं पे सर्व कर रहे हैं, या जो हमारे पिज्जा वाले हैं जो हमारे ऑनलाइन डिलीवर्स हैं, तो ये सब किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में। तो इनके क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से ये पहले कम थी फिर ज्यादा हुई, कौन सी इकोनॉमी सबसे ऊपर है, कौन सी नीचे है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, किस सेक्टर को हम और बूम कर सकते हैं, कहाँ पे अभी हमें और जोर देना है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड मनी एंड क्रेडिट। थर्ड चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट। यहाँ पर आप समझेंगे कि पापा किस तरीके से आपके या मम्मा बैंक में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बैंक को फायदा हो रहा है, बैंक जब वो हमारे पैसे हम वहां पे रख भी रहे हैं, हमारे सेफ भी है, और हमें उसका इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ये कैसे कमा रहे हैं बैंक, ठीक है। RBI का क्या रोल है, राइट। तो आप जानते हैं RBI अभी पीछे काफी सुर्खियों में रही है, रघुराम राजन हो या शशिकांत दास हो, इनको लेकर, तो वो उसका क्या रोल रहता है RBI का, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर आपका कंज्यूमर राइट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो 4th चैप्टर, आई एम वेरी सॉरी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि अगेन वही जो मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है पूरे वर्ल्ड का, और उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है ना, या इंडिया उसका कैसे फायदा उठा रही है, उसका नुकसान हो रहा है उसका। तो दिस इज ऑल अबाउट द फादर्स एंड द सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक हम चैप्टर्स हमें करने फॉर द बोर्ड। और इसके बाद आप साथ में आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, पूरा तो मैं आपको नहीं ऐसे करूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो टोटल लोकेशन है हमें 9 करनी है, और मैप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्री के मार्क्स होते हैं मैप के। तो यू डोंट वरी, मैप को तो हम ऐसे कर देंगे कि आप मुझे ऐसा लगता है कि यू विल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आप ध्यान दें कि हिस्ट्री में टोटल जो लोकेशन आपको करनी है दैट इज 9, राइट। वो मैं आज आधे घंटे में हम कभी भी कर सकते हैं। जो ज्योग्राफी में आपकी टोटल है दैट इज 71, है ना, क्योंकि अलग अलग चैप्टर उसमें अलग अलग हम लोकेशंस देख रहे हैं। तो 71, तो 71 और 9 कितने हो गए, 80, और हमारे पेपर कितने मार्क्स का आएगा, 80। तो मैप की आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक चीज को किस तरीके से कहाँ लगाना है, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो मैप जो टोटल आ रहे हैं उनकी लोकेशंस अगर हम काउंट करें तो 80 है, और 9 उसमें 71 ज्योग्राफी में, और ये हमारे सिलेबस है। मुझे नहीं पता कि शायद जो आपकी क्वेरी थी मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाया हूँ कि नहीं, लेकिन ये 1-2 बच्चों की क्वेश्चन थे, तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे बीच में टाइम निकाल के एक बार इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और किसी और टॉपिक पे कोई ऐसे रेंडमली कुछ आपको करना हो तो वो भी आप मुझे ऑलवेज वेलकम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आप ये जो ग्रीन में हैं ये आपके नहीं आएंगे एग्जाम में, फाइनल में, राइट। और इसी के साथ ही ये मेरा एक ग्रुप है 9C का, KVAGCR दिल्ली, ये बीच में मैं भी बैठा हूँ अपने प्यारे, और इनकी ब्लैक नोटबुक है अगर आप ध्यान देंगे तो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिलेबस ऑफ 10th SST। गुड लक, लव यू ऑल।